सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज क्या कुछ खास होने वाला आज के सेशन में बात करें तो वो होने वाला है नेशनल पार्टीज के कंप्लीट एस्पेक्ट को। यानी कि इसके पहले सेशन में हमने जो डिस्कशन किया था कि नेशनल पार्टीज की क्राइटेरिया क्या होती है, स्टेट पार्टी क्राइटेरिया क्या होती है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको लेके चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या क्राइटेरिया डिसाइड की गई है कि कितना वोट कितनी सीट गेन करने पर एक पोलिटिकल पार्टी को हम कंसिडर कर सकते हैं एक नेशनल पार्टीज, और कितना वोट कितना सीट कोई पोलिटिकल पार्टी गेन करती है हासिल करती है इलेक्शन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तब उसको हम स्टेट पॉलिटिक्स के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में कंप्लीट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है सभी नेशनल पार्टीज के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट पार्टीज। दोनों की क्राइटेरिया कब फुलफिल होती है, यानी कि कब किस क्राइटेरिया को कौन कितना मेट करता है तो उसको बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, और कौन कितने क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसको बोलते हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट एस्पेक्ट जान चुके हैं, जिसमें कि हम लोग ये दोनों पॉइंट्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने जाना था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर लोकसभा के इलेक्शन में कितने लोकसभा के इलेक्शंस में अगर वो 6% वोट गेन कर ले, या फिर 4 राज्यों की स्टेट असेंबली इलेक्शन में टोटल 6% वोट को गेन कर ले, और साथ ही साथ 4 सीटें, कितनी सीटें 4 सीटें लोकसभा में गेन कर ले, प्राप्त कर ले, तब उस पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और साथ ही साथ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट असेंबली इलेक्शन में टोटल वोट का कितना परसेंट 6%, सेम वही चीज लेकिन उसमें लोकसभा में और इसमें स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट को गेन कर ले, साथ ही साथ 2 सीटें, कितनी सीटें यानी 2 ठो उसके एमएलए भी हो जाएं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। सो आज जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है कि सभी जो 7, इसके पहले 7 थी लेकिन अभी जो नई बुक आपके पास होगी उसमें 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंसीडर किया गया है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। सो बात करें उन सभी पॉलिटिकल पार्टी की, तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, according to the classification there are 6 recognized national political party in country as per the notification of election commission of India issued in 2023। यानी 2023 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टोटल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। एक चीज आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो डेटा है समय समय के साथ वेरी करता रहता है। जैसे कि अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये टोटल 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनको हम लोग जानते हैं कि एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि अगर हम बात करें पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वो पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होगी आम आदमी पार्टी, जिसको हम लोग आप भी बोलते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इसके कंप्लीट एस्पेक्ट। कोई कहानी बड़ी जो है कंसेप्चुअल तो नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल है, सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है और आपको तैयार भी हो जाएगा। स्टार्ट करें पॉइंट की, इसके फॉर्मेशन को जानिए कि कब हुआ था। तो 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था, जिसके प्रमुख लीडर के रूप में अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल हमें देखने को मिल जाते हैं, और तमाम चीज़ें कहानी आप जानते होंगे। इनका जब राइजिंग शुरू हुआ था अन्ना हजारे जी के साथ में, वो सारी कहानियाँ अगर आप जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो एक बार न्यूज़ में जाके आप देख सकते हैं। तो 26 नवंबर 2012 में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, और ये पार्टी 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट को क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पार्टी ने जबरदस्त मूवमेंट किया था, और उसके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी लाइमलाइट में आई थी, और फिर वहां से उसकी कहानी शुरू होती है। सो 11 में एंटी करप्शन मूवमेंट के समय में ये पॉलिटिकल पार्टी लाइमलाइट में आई थी, और 2012 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। इस पार्टी वॉज फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। इस फिलॉसफी पे काम करती है। इस पॉलिटिकल पार्टी की कुछ इस प्रकार से आइडियोलॉजी है, क्या, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस अच्छी सरकार, कुछ इस
प्रकार के फिलोसफी पे ये पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, इन सब चीज़ों को इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ एनसीईआरटी। इट्स नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, ये जो एनसीईआरटी में लिखा गया है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एंड इन द ईयर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, आप यानी आम आदमी पार्टी emerged as the second largest party in the Delhi Legislative Assembly election। और इसके बाद हमने पढ़ा था हर पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंस पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम, कि कौन सी चीजें उसके लिए अच्छी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनके हित में काम करेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को हर वोटर्स जो है एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। सो कि आप जो है एमर्ज होता है एज सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी किसमें, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में आप जो है यानी आम आदमी पार्टी, ये जो पार्टी है सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन के रूप में उभरती है, सरकार भी बनाती है एंड इट फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सरकार बनाती है आईएनसी के सपोर्ट से यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। इट आल्सो इमर्ज्ड एज द थर्ड फ्रंट इन द politics of Gujarat after the 2022 Gujarat Legislative Assembly elections। ये तीसरे थर्ड फ्रंट इन द पॉलिटिक्स, थर्ड फ्रंट भी इसका पॉलिटिक्स का देखने को मिलता है कहाँ पे, गुजरात इलेक्शन में, जहाँ उसकी भी सीटें वहाँ पे भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ पंजाब में भी इस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार मिलती है, जो कि हम पढ़ेंगे। प्रेजेंटली आप फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन पंजाब एंड दिल्ली इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 एंड इट सिक्योर्ड 1 सीट इन द लोकसभा। डेटा देखिए, आपको सिर्फ याद करना, इसमें कुछ समझने वाला मामला नहीं, सिर्फ पॉइंट को पढ़िए, याद करिए और आपको लिखने के लिए आप जो है तैयार रहेंगे। यानी कि आपने पढ़ा कब बना, किसने बनाया, प्रमुख नेता कौन है, क्या इसकी फिलॉसफी है, बस इतना ही आपको हर पॉलिटिकल पार्टी संबंध याद करना है। समझाने वाला मामला ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सेकंड पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हम लोग मूव करते हैं एंड द सेकंड पार्टी इज दैट बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की बात करें अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो फॉर्म्ड इन 1984 ये पॉलिटिकल पार्टी जो कि इसको हम बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी, जो कि बनती है 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, यानी कांसीराम के नेतृत्व में ये पॉलिटिकल पार्टी 1984 में इसका फॉर्मेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टी बनती है। एंड ये इसकी फिलॉसफी क्या है, सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। जब बहुजन समाज बोला जाए इसमें वो सभी जो भी ऑप्रेस पीपल है अकॉर्डिंग टू द डेटा कह रहा है कि बहुजन समाज, जिसका मतलब ये हुआ जिसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, जितने भी दलित हैं, जो भी आदिवासी हैं, ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, ये सभी लोग बहुजन समाज में आते हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन और इनके लिए पावर को सिक्योर करने की फिलॉसफी पे ये पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। यानी कि आपको देखिए समझाने का मामला इसमें बिल्कुल 40-60 का मामला है। 40% आपको समझाना है, 60% आपको समझना है। और खुद आप जानते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ आप जानते हैं, बस कुछ 2-4 शब्द 10 शब्द आप पॉइंट तैयार करिए जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर कर पाए। यानी कि बोल रहा है ये रिप्रेजेंट करती है, पावर को सिक्योर करना चाहती है, किसके लिए, बहुजन समाज के लिए। और इस बहुजन समाज में कौन कौन से लोग, किस किस क्राइटेरिया के लोग आते हैं, तो ये आपका लिखा हुआ है। एंड ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ साहूजी महाराज, महात्मा फुले एंड पेरियार रामास्वामी नायकर एंड द बाबा साहब अंबेडकर। इन लोगों की फिलॉसफी पे एक पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली काम करती है। ये पॉलिटिकल पार्टी की जो इंस्पिरेशंस हैं वो इन लोगों के माध्यम से ये पॉलिटिकल पार्टी इंस्पायर्ड है, इंस्पिरेशन लेती है। यानी कि किसकी फिलॉसफी पे पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, साहूजी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड द बाबा साहब अंबेडकर। इन लोगों की फिलॉसफी पे पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली काम करती है और इनकी चीज़ों को फॉलो करती है। And stand for the cause of securing the interest and welfare of the Dalits and oppressed people। यानी फिलॉसफी आप अब समझ पा रहे होंगे फिलॉसफी क्या है, कि जो भी दलित कम्युनिटी है, जो भी ऑप्रेस्ड पीपल है, उनकी पावर को, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना, क्या करना, सिक्योर करना इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडा है, या उसी काम पे, उसी चीज पे फोकस्ड होकर पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली काम किया करती है। एंड इट हैज द मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन द नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। इस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन बेस है वो यूपी में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो नेबरिंग स्टेट्स हैं लाइक दैट मध्य प्रदेश यानी एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय द टॉकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज ऑफ डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग पार्टीज का सपोर्ट लेके अलग अलग कई बार ये पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना चुकी है। और आप इस पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख लीडर जिनको आप सुश्री मायावती जी बोलते हैं, उनको भी आप लोग जानते होंगे। एक
बेहतर नेतृत्व उनके माध्यम से देखने को मिलता है इस पॉलिटिकल पार्टी को। यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी कई बार सरकार बना चुकी है इन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एंड डिफरेंट टाइम्स। ये चीजें हो गई। एंड इन द लोकसभा इलेक्शन की बात करें जो कि 2019 में हुआ था, उसके रिजल्ट का थोड़ा सा कंपेयर इस पॉलिटिकल पार्टी के आउटकम के साथ करें तो पोल लगभग 3.63%, इस पॉलिटिकल पार्टी ने लगभग 3.63% वोट जो है लोकसभा के इलेक्शन में 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में इस पॉलिटिकल पार्टी ने टोटल 3.63% वोट को क्या किया था, सिक्योर किया था। एंड द सिक्योर 10 सीट इन द लोकसभा, और टोटल 10 सीटें भी, कितनी सीटें, 10 सीट भी इसने लोकसभा में क्या किया था, सिक्योर किया था। इट इज द लेटेस्ट डेटा। यानी 2019 में इसका ये प्रेजेंटेशन था, 24 में अब क्या आएगा वो तो नई बुक में अब हो सकता है क्या बने, लेकिन अभी तक हमको यही पढ़ना है कि ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जो लोकसभा के इलेक्शन में 3.63% वोट को कैप्चर करती है, सिक्योर करती है और 10 सीटें भी साथ में कलेक्ट करती है। इसकी प्रेजेंस जो है कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, ये याद करिए, कब बना है, किसने बनाया है, फिलॉसफी क्या है, बस तैयार है आपका। यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी को आप कैसे तैयार करेंगे, फाउंडिंग ईयर, किसने फाउंडर कौन है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसका जो है जो सीट वोट कितना परसेंट क्या आया है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, प्रेजेंस किन किन राज्यों में है, बस दैट्स ऑल अबाउट इट। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को आप बड़े ही इत्मीनान से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मूव करें तो ये पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान में रूलिंग पार्टी के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। ये इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी को भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कंसीडर किया जाता है। फाउंडेड इन 1980, ये पॉलिटिकल पार्टी 1980 में बनी, बट थोड़ा सा जानेंगे, रिवाइव किया गया था द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। ये पहले इस पॉलिटिकल जो भारतीय जनता पार्टी है, पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ, जो पहले कब बनी थी, फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। ये पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे पहला नाम था वो था भारतीय जनसंघ, और ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, वो भी कब, 1951 में, यानी 1951 में इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया था। फिर 1980s में इस पॉलिटिकल पार्टी को रिवाइव करके 1980s में बना दिया गया था क्या, आपका भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, क्या है, कमल है। और इसके पहले क्या था, जलता हुआ दिया था, क्या था, भारतीय जनसंघ का जो सिंबल था वो आपका जलता हुआ दिया था। वर्तमान में भारतीय जनसंघ बना था 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और बाद में 1980 में इस पॉलिटिकल पार्टी को रिवाइव करके आपको बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या हो गया, कमल हो गया। एंड वांट टू बिल्ड, फिलॉसफी की बात करें तो वांट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल्स ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। यानी इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या फिलॉसफी है, तो उसकी बात करें तो कह रहा है कि वांट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना, क्या करना, मजबूत राष्ट्र का, मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना। बाई ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर, भारत का जो एंशिएंट कल्चर और जो भारत की एंशिएंट वैल्यूज थे उनसे इंस्पायर होके, उनको समझ के, उसके अकॉर्डिंगली एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया का निर्माण करना इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटो है। या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी इसी फार्मूले पे या इसी फिलॉसफी पे काम करती है। क्या करना, स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया को बनाना, वो भी एंशिएंट कल्चर को, एंशिएंट वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया, यानी स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया को बनाना। एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, समाज का जो अंतिम वर्ग है उसका भी उदय करना, जिसका अंत हो रहा है उसका भी उदय होना। ये भी इस पॉलिटिकल पार्टी की प्रमुख आइडियोलॉजी है, जिसमें कि ह्यूमनिज्म और अंत्योदय, यानी कि मानवतावाद और अंत्योदय, दो चीजें इसके दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय की फिलॉसफी को भी इस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फॉलो किया जाता है, इंस्पायर होकर ये पॉलिटिकल पार्टी इन सभी आइडियोलॉजी पे काम करती है। क्या मतलब, इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन जो है आइडियोलॉजी क्या है कि बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय द
ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज, भारत की जो प्राचीन सभ्यता और प्राचीन जो वैल्यूज थी उनको सिक्योर करते हुए आपका मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना, साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमन एंड अंत्योदय को भी समझते हुए देश की व्यवस्था को चलाना। यानी कि आपका कल्चरल नेशनलिज्म इस पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है, जो कि लिखा हुआ है कि कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हम लोग हिंदुत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदुत्व बोलते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ द इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। इसके सभी कॉन्सेप्ट की बात की जाए इस पॉलिटिकल पार्टी के, ये भी फिलोसफी की ही बात कर रहा है कि कल्चरल नेशनलिज्म किसकी बात करता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो प्राचीन सभ्यता प्राचीन संस्कृति है उसको रिवाइव करना, क्या करना, रिवाइव करना, और उसको रिवाइव करते हुए मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड करना इस पॉलिटिकल पार्टी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है, और उसी फिलॉसफी पे एक काम भी करती है। यानी एंशिएंट कल्चर को सिक्योर करना चाहती है, एंशिएंट कल्चर को क्या करना चाहती है, सिक्योर करना चाहती है, और उसी पे काम भी करती है। यानी कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हम लोग हिंदुत्व बोलते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जिसकी इंडियन नेशनहुड और पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो उसमें हिंदुत्व और कल्चरल नेशनलिज्म इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन एलिमेंट है। और साथ ही साथ क्या है, पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ऑलरेडी आपका हो चुका है। जम्मू और कश्मीर को पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बनाने की धारा या अनुच्छेद, जिसको आप आर्टिकल 370 बोलते थे, उसको पूरी तरीके से खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में कनेक्ट करना, इसकी आइडियोलॉजी थी, इसका टारगेट था, इसका जो है इस एजेंडा पे काम करती थी, जो कि हो भी चुका है इंडिया के साथ। और साथ ही साथ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री, देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि आप बोल सकते हैं सार्वभौमिक सिविल संहिता, सिविल नागरिक सिविल संहिता जिसको बोल सकते हैं, समान नागरिकता वाला मामला है ये, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है जिसको आप जान सकते हैं, न्यूज़ में लगातार ये मामला बना भी रहता है। तो समान नागरिक संहिता का मामला भी इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडा है। हिंदुत्व इसका मेन एजेंडा, हिंदुत्व मतलब क्या आप समझिए, हिंदुत्व मतलब हिंदुइज्म नहीं है, बल्कि कल्चरल नेशनलिज्म। क्या है, कल्चरल नेशनलिज्म, यानी संस्कृति और सभ्यता के साथ देश की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना। कुछ इस तरीके से आइडियोलॉजी फिलोसफी इस पॉलिटिकल पार्टी की है। और बात करें जम्मू कश्मीर का फुल क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किसके साथ करना, इंडिया के साथ करना, ये इसके प्रमुख कार्यों में है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, क्या लाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, किसके लिए, सभी लोगों के लिए, जो भी लोग भारत में रहते हैं उन सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडा है। साथ ही साथ रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, और धार्मिक रूप से जो भी रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, यानी धर्म के आधार पे जो धर्मांतरण होते हैं, जो क्या होते हैं, धर्मांतरण होते हैं, कन्वर्जन होते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, उसको रोकना, ये सभी प्रमुख एस्पेक्ट है इस पॉलिटिकल पार्टी की। इस पॉलिटिकल पार्टी के ये सभी टारगेट है, एजेंडाज हैं जिन पे पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, सिर्फ आपको एक दो बार फिर से रीड करना है, बैक करके एक बार फिर से आपको देखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड इट सपोर्ट बेट्स इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s। इसका सपोर्ट की बात करें तो 1990s के पहले इस पॉलिटिकल पार्टी का उतना प्रेजेंस नहीं देखने को मिलता था, लेकिन 1990 के बाद इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेजेंस और सपोर्ट दोनों सब्सटेंशियली क्या होगा, बढ़ा है, जिसमें कि अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज। पहले क्या था, ये लिमिटेड था नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में, वो भी अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में माना जाता था कि बीजेपी का जो प्रेजेंस है, जो पकड़ है, वो शहरी क्षेत्रों में ही ज़्यादा है, वहीं पे इसका प्रेजेंस भी माना जाता था। एंड द पार्टी एक्सपेंडेड इट सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरिया, जिस और वहाँ से लेकर, और शुरुआत में क्या था, शुरुआत में इस पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रेजेंस थी वो आपका नॉर्थ और वेस्ट में, वो भी क्या, रूरल अर्बन एरियाज में। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सपोर्ट को एक्सपेंड किया कहाँ पे, आपका साउथ और ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, और रूरल एरिया में भी इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना प्रेजेंस क्या किया, इंक्रीज किया। और बात करें कैम टू पावर इन 1998, 1998 में पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है विद द हेल्प ऑफ एनडीए, विद द हेल्प ऑफ एनडीए। एनडीए क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, बिल्कुल नहीं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक क्या है, अलायंस हम लोग पढ़े थे, यूपीए एनडीए, आपको याद होगा। सो एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज, तमाम
रीजनल पार्टीज या जिसको हम लोग स्टेट पार्टीज बोलने वाले हैं, उनको उसके साथ और एनडीए के साथ गठबंधन करके इस पॉलिटिकल पार्टी ने 1998 में पहली बार अपनी क्या बनाई, सरकार बनाई। आप जानते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। आप कहानी भी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बस इतना ही जानिए, काम चल जाएगा आपका। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस एंड करंटली लीड्स टू द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। और ये तब से पॉलिटिकल पार्टी आज तक चल रही है। इस समय प्रेजेंट टाइम में जिस समय आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, इस समय भी एनडीए रूल्ड गवर्नमेंट ही आपके भारत में चल रही है, जिसमें बीजेपी की सरकार ही ओवरऑल चल रही है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। यानी कि 2019 में यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पहली बार सरकार ये बनाती है, सहायता इन लोगों की लेती है और सरकार बना लेती है। उसके बाद लार्जेस्ट पार्टी, पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आती है 2019 में। कब? 2019 में। और उसमें सीट पाती है, कितना सीट? 303 सीटें पाती है लोकसभा के इलेक्शन में। और वर्तमान में इसकी सरकार भी क्या चल रही है, देश में देखने को मिल रही थी। ये ऑल अबाउट रहा क्या बीजेपी के बारे में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट पार्टी की बात करें, सीपीआईएम। सीपीआईएम, एम मतलब मार्क्सिस्ट, यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी कब बनी? 1964 में। कब बनी? 1964 में। कब बनी? फिलॉसफी क्या है, क्या काम है, प्रेजेंस कहाँ है, बस इतना ही हमको पढ़ना है। और ये बिलीव करती है किसमें? मार्क्सिज्म में और लेनिनिज्म में। इसको आपको जानने की बहुत ज़्यादा डिटेल में आवश्यकता नहीं है। आपने 9th में अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मार्क्स और लेनिन दोनों के बारे में आप लोग जानते होंगे। इस पॉलिटिकल पार्टी का जो बिलीव है लेनिनिज्म है, इसका चुनाव चिन्ह है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो ये सपोर्ट किसकी, इसकी फिलॉसफी की बात करें तो ये सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, एंड अपोज द इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। यानी इसकी फिलॉसफी में क्या क्या आ गया? तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट। एक आपका सीपीआई आता है, एक आता है सीपीआई और एम। अब एम लग गया मतलब मार्क्सिस्ट। क्या लग गया? मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट नहीं है, मार्क्सिस्ट है। सो ये पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है किसको? सोशलिज्म को, यानी समाजवाद को। ये पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है किसको? सेक्युलरिज्म को, यानी धर्मनिरपेक्षता को। ये पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी को क्या करती है? सपोर्ट करती है। और अपोज किसको करती है? इंपीरियलिज्म को, साम्राज्यवाद को, और कम्युनलिज्म को, यानी संप्रदायवाद को, धर्मवाद को। इन सब चीज़ों को किसी को सपोर्ट करती है, किसी को अपोज करती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। Accept democratic elections as a useful and helpful means to securing the objective of socio-economic justice in India। देश में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए ये पार्टी एक्सेप्ट करती है किसको? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को। किसको? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को। वो मानती है कि यूजफुल है और हेल्पफुल है। क्या है? यूजफुल है और हेल्पफुल है। एंड एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। यह पॉलिटिकल पार्टी का प्रेजेंस जो है वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल आप बोलते हैं, यहाँ पे इसकी प्रेजेंस शानदार देखने को मिलती है। केरला, त्रिपुरा में भी इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में स्पेशली क्या है? प्रेजेंट है। और भी किसमें? स्पेशली पुअर में। किसमें? पुअर में इसकी प्रेजेंस पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। चाहे वो पुअर हो, चाहे फैक्ट्री वर्कर हो, फार्मर हो, एग्रीकल्चर लेबरर हो, एंड द इंटेलिजेंसिया हो। इंटेलिजेंसिया वाले जो लोग थोड़े से इंटेलेक्चुअल माइंड के हों, अभी नहीं कि मतलब सभी बुद्धिमान लोग हैं, ओवरऑल समझिए थोड़ा सा जागरूक लोग, तो उन सभी में इस पॉलिटिकल पार्टी की बेसिकली पकड़ क्या है? ज़्यादा है, खास करके गरीब वर्ग में। किसमें? खास करके जो पुअर तबका है समाज का, जो गरीब वर्ग है। एंड क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। ये कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज भी करती है, जिसमें कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिक्स जो है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उनको ये चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? अपोज करती है। क्या करती है? क्रिटिसाइज करती है। जिसमें कि फ्री फ्लो ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल्स एंड गुड्स इनटू द कंट्री, जिसमें कि कंट्री में ये सारी चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को भी पॉलिटिकल पार्टी क्रिटिसाइज भी करती है। उसके लिए क्रिटिकल मतलब एक समझिए आलोचना करती है उन सब चीज़ों की। वॉज इन द पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक ऑफ 34 ईयर। लगभग बिना किसी ब्रेक के पॉलिटिकल पार्टी 34 सालों तक वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट रही है, सरकार में रही है लगभग 34 सालों तक। और 2019 के लोकसभा में इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये लगभग 1.75% वोट पाते हैं, 1.75% वोट को गेन करते हैं। और साथ ही साथ 3 सीटें गेन करके इस पॉलिटिकल पार्टी के डेटा को आप वर्तमान में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी की बात करें जो कि लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और प्यार से बोलते हैं कांग्रेस पार्टी।
कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसको बनी थी कब 1885 में। 1885 में इस पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद से पॉलिटिकल पार्टी आज तक हम लोग देख ही रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की बात करें, चुनाव चिन्ह आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा है, और तमाम इस पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट्स हुए, बहुत सारे स्प्लिट हुए, कई बार टूटी, कई बार बनी, कई बार इसमें से कई टुकड़े हुए, तमाम चीज़ें हुई। खैर हमको उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग जानते हैं एज अ कांग्रेस पार्टी। क्या जानते हैं? कांग्रेस पार्टी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे पुरानी, देखा जाए तो प्राचीनतम दलों में सबसे पुराना दल। एक प्रकार कहा जाए कि ये पुराने जमाने के दलों की बात की जाए तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी से हमारे आज की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 1885 में कब बनी थी? 1885 में, और बनी थी एक ब्रिटिश ICS अधिकारी जिसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम। इसके द्वारा ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी और इसने पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सारे स्प्लिट्स को एक्सपीरियंस किया, यानी बहुत सारे विभाजन इस पॉलिटिकल पार्टी में हुए। खैर प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड आफ्टर द इंडिया इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के बाद से लेके बहुत समय तक एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है भारतीय व्यवस्था में, भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में, और चाहे वो बात नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। कई दशकों तक इस पॉलिटिकल पार्टी ने शानदार शासन किया, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। और अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, बात करें तो उनकी लीडरशिप के अंतर्गत इस पॉलिटिकल पार्टी की जो फिलॉसफी थी वो थी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, यानी एक बनाना क्या? मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। भारत में क्या बनाना? मॉडर्न सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आधुनिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक हो और गणतंत्र हो, यानी कुछ ऐसे भारत को बनाना। ये था फिलॉसफी कब? अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बिल्ड करना? मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया एंड द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977। लगभग 1977 तक इस पॉलिटिकल पार्टी ने रूल किया एंड देन फ्रॉम 1980s to 1989, बीच में थोड़ा सा 3 साल का गैप आया, किसी और की सरकार बनी, फिर ये पॉलिटिकल पार्टी 1980 से लेकर 1989 तक इसने किया, और एंड इट सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस द सोशल डिविजन्स। हम जानते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी का बाद में 89 के बाद सपोर्ट बेस जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर भी इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेजेंस किसी न किसी प्रकार से आज भी समाज में देखने को मिलता है, देश के अलग अलग कोनों में प्रेजेंट देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के रूप में भी इस पॉलिटिकल पार्टी को, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, को जानते हैं। एंड अ सेंट्रिस्ट पार्टी, ये क्या है? न लेफ्टिस्ट है न राइटिस्ट है, ये क्या है? एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, नाइदर राइटिस्ट और नार लेफ्टिस्ट इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। द पार्टी एस्पाउसेस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज। और फिलॉसफी की बात करिए जाए कि ये पॉलिटिकल पार्टी ना ही राइटिस्ट है ना ही लेफ्टिस्ट है, ये पार्टी क्या है? सेंट्रिस्ट है, इन बीच की विचारधारा रखने वाली है। और साथ ही साथ इसका जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन की बात करें तो ये पार्टी क्या करती है? स्पाउस करती है सेक्युलरिज्म को एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, यानी कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं और जो माइनॉरिटीज हैं उनको सिक्योर करने का प्रयास, उनको सिक्योर करने की फिलॉसफी पॉलिटिकल पार्टी रखती है। साथ ही साथ सेक्युलरिज्म एंड धर्मनिरपेक्षता की बातें करती है, यानी इस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा क्या है? सेक्युलरिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज। एंड बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट की बात करें तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद द ह्यूमन फेस। नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म को ये पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, बट ह्यूमन फेस के साथ। किसके साथ? जो आधुनिक मशीनें लग रही हैं ठीक है, लेकिन उसमें भी आपका इसमें ह्यूमन फेस को ही प्रायोरिटी, यानी कि मानव के द्वारा जो है, यानी कि रोजगार की बातें कर रहा है, डेवलपमेंट हो, मॉडर्न स्टेट बने, मॉडर्न कंट्री बने, बट विद द ह्यूमन फेस। क्या बने? विद द ह्यूमन फेस। एंड लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी जिसको लोग यूपीए बोलते हैं। बीजेपी कौन सा अलायंस में थे? एनडीए। और ये आपका कांग्रेस कौन सी है? यूपीए, यानी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। गवर्नमेंट फॉर्म 2004 to 2019। ये 19 आपका गलत लिखा हुआ है, ये आपका 14 है, क्योंकि 14 में आपकी जो है बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी थी, बुक में थोड़ा सा आपका मिस्टेक लिखा हुआ है। यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो यूपीए की सरकार, यानी यूपीए अलायंस के साथ ये सरकार बनाई 2004 से 2014 तक। एंड इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इसका जो प्रेजेंटेशन रहा 19.5% वोट के साथ
52 सीटें ये पोलिटिकल पार्टी सिक्योर करती है। इट्स ऑल अबाउट कांग्रेस पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आप एक बार अपनी बुक से भी रीड करेंगे तो आई होप आप इसको तैयार कर सकते हैं। लास्ट पार्टी की बात करें, इस पोलिटिकल पार्टी का नाम है एनपीपी, जिसको बोलते हैं नेशनल पीपल पार्टी। और ये पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है एनसीपी से, जो शरद पवार वाली पार्टीज है, और वो पार्टी अलग हुई थी कांग्रेस पार्टी से, उससे बना एनसीपी, एनसीपी से जुटा एनपीपी। बात करें इस पॉलिटिकल पार्टी की तो कब बनी है, 2013 में, जिसको बोलते हैं 2013, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए संगमा। कब बनी, फाउंडिंग ईयर और फाउंडर दोनों के नाम आप याद कर लीजिए, पीए संगमा। एंड एनपीपी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हैव अटेन्ड द स्टेटस ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि दर्जा पाती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का। एंड इट बिलीव, इसकी आइडियोलॉजी की बात करें तो ये डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री में बिलीव करती है, देश की विविधताओं का सम्मान करती है, देश की विविधताओं में विश्वास करती है। एंड रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट चैलेंज, और इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डेवलपमेंट और देखिए ये क्या, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या है, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाली, बिलीव करने वाली, सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज है। और ये रिकॉग्नाइज्ड करती है डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट चैलेंज, इस चीज को मानते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डेवलपमेंट के चैलेंजेस होते हैं, यानी डाइवर्सिटीज को सपोर्ट करती है, उसमें बिलीव करती है, उस पर काम करने का प्रयास करती है। एंड द कोर फिलोसफी ऑफ द पार्टी इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये पॉलिटिकल पार्टी की जो कोर फिलोसफी है, इसकी विचारधारा क्या है, दैट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और रोजगार किसके लिए, ऑल एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को शिक्षित और रोजगार के साथ परिपूर्ण कर देना इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रमुख फिलॉसफी है, उसका एक प्रमुख एजेंडा रहता है। एंड इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन मेघालय एंड हैज प्रेजेंस इन मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसका प्रेजेंस कहाँ मिलता है आपको, मेघालय में, और साथ ही साथ तमाम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। लोकसभा में परफॉर्मेंस की बात करें 2019 की, तो उसमें एनपीपी जो सिक्योर करती है 1 सीट, कितनी सीट, 1 सीट। और ये हो गया एनपीपी के बारे में, यानी हमने पढ़ लिया इट्स ऑल अबाउट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। कितने पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा हमने, 6 पॉलिटिकल पार्टी पढ़ा। कौन कौन से पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा आप, फिर पढ़ा आपने बीएसपी, उसके बाद कमल यानी कि बीजेपी, उसके बाद हमने पढ़ा सीपीआईएम, फिर पढ़ा हमने आईएनसी, और लास्ट वन इज दैट नेशनल पीपल पार्टी। ये हो गया कंप्लीट आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के सभी एस्पेक्ट। बात करें स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की, इसकी बात करें स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की सभी क्राइटेरिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी को आप बोल सकते हैं स्टेट पार्टी, तो अगर हम बात करें छोटे से पॉइंट की, तो जितने भी ये आपका 7 नहीं, यहाँ पे 6 है, क्या है 6, अदर देन दिस 6 पार्टीज, यानी इन जो 6 पार्टीज के बारे में हमने पढ़ा, इन सभी 6 पार्टीज के अलावा मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज। अधिक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज को कंसिडर किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या, एज अ स्टेट पार्टीज। ऐसा नहीं सबको मिल ही गया है, लेकिन इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अधिक से अधिक उनको कंसिडर किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एज स्टेट पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। बात करें इसकी तो दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज ए रीजनल पार्टीज, इसको हम लोग रीजनल पार्टीज भी बोलते हैं। और ये पार्टीज भले ही रीजनल कही जाती हैं, लेकिन जो इसकी आइडियोलॉजी है और जो उनका आउटलुक है वो देश के राजनीति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो छोटा नहीं, इनका टेरिटरी, इनका एक्सपेंशन छोटा हो सकता है, लेकिन इनका जो इम्पोर्टेंस है, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम लोग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं या फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। क्योंकि हम जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अलायंस बना के ही सरकार बना रही है, और जब अलायंस बनाएगी तो इन सभी पॉलिटिकल पार्टी का रोल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, इनका रोल बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि येट दिस पार्टी नीड नॉट बी रीजनल, इनका जो इस पॉलिटिकल पार्टी भले रीजनल है, लेकिन इनको आप रीजनल मत समझिए इनके आइडियोलॉजी और आउटलुक को देखकर। द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज। आप जानते हैं कि नेशनल पार्टीज को क्या करना पड़ता है, वो कंपेल्ड होती हैं किसके साथ, फ्रॉम अलायंस विद द स्टेट गवर्नमेंट, भाई बनाना पड़ता है क्या, सरकार बनाने के लिए स्टेट पार्टी का लेना पड़ता है यूज, यानी
उसको सरकार बनाने में स्टेट पार्टी का एक अहम रोल होता है। तो उसको आप रीजनल पार्टी बोल के मत समझिए, छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, उसका यूज, उसका रोल इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। और ये पॉलिटिकल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट को खूब डाइवर्स बनाता है। क्या बनाता है? खूब, क्योंकि हर रीजन से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने रीजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। खूब डाइवर्सिटी, खूब सपोर्ट, पॉलिटिकल पार्लियामेंट में खूब ढेर सारा हर क्षेत्र से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है, जो कि पार्लियामेंट को मोर एंड मोर डाइवर्स बनाता है। एंड दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। और ये कहीं कहीं एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो फेडरलिज्म है, यानी जो पावर शेयरिंग है, वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि हर क्षेत्र से रिप्रेजेंटेशन इंडियन पार्लियामेंट में हमें देखने को मिल जाता है, जिससे कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री है, उसमें जो फेडरलिज्म है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होता है। उसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम लोग स्टेट पार्टी बोलते हैं, वो और भी ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन देती हैं। क्या देती हैं? कंट्रीब्यूशन देती हैं। जैसे कि हम लोग तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर बात करें, तो जैसे पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टीज, राष्ट्रीय जनता दल जिसको आरजेडी बोलते हैं, आप इनकी जो है नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तमाम जो यूनिट्स होते हैं उनके साथ इनके मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं सरकार बनाने में। और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग क्षेत्र से हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यानी कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को आप रीजनल पार्टी के रूप में इलेक्ट करते हैं, समझते हैं, आउटलुक को देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है सरकार बनाने में, और ये चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ देयर पार्टी हैज़ बीन एक्सपेंडेड। हम जानते हैं लगभग पिछले 3 दशकों में इनकी पावर और ये ऐसी तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं खूब बढ़ी हैं। एंड दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मोर एंड मोर डाइवर्स, हम लोग जान ही चुके हैं। और ये भी जानते हैं कि नो वन पॉलिटिकल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ऑन मेजोरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2024। यानी 2014 के बाद से आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले खुद की मेजोरिटी पा के सरकार बनाने में सक्षम अब तक नहीं हुई है। एज द रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेयर्ड फ्रॉम द अलायंस विद द स्टेट पार्टीज। जानते हैं कि भाई अब उनको अलायंस बनाना है, ऐसे कोई सरकार बनाना है तो अलायंस बनाना है। और बात करें इंपॉर्टेंट अंतिम एस्पेक्ट की, तो हम जानते हैं कि स्टेट पार्टी को स्टेट पार्टी कैसे कहा जाता है, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया है, इन दोनों क्राइटेरिया को, कि उसको 6% वोट लेना होगा और 2 सीट लेना पड़ेगा। ये वोट कहाँ चाहिए? स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। कहाँ लेना पड़ेगा? स्टेट असेंबली इलेक्शन में। तो आई होप आप नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के तमाम एस्पेक्ट को देख लिए। अब कुछ स्टेट पार्टी के बारे में भी आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। अलग अलग राज्यों में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हैं उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपका देख लीजिए, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, जम्मू कश्मीर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसका पंजाब में आ जाइए, हरियाणा में आ जाइए, दिल्ली में आ जाइए, या अकाली आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी, ये सभी आपको जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो मैप दिया हुआ है, ये सभी स्टेट पार्टीज के बारे में दिया हुआ है। तो आई होप आप जो है आज आपने जो पढ़ा क्या? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले हमने देखा दोनों की क्राइटेरियाज को, रेंज एंड क्राइटेरिया, यानी किसके बेसिस पे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं और किस आधार पे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज बोल सकते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो 6 टोटल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज की फाउंडिंग ईयर, फाउंडर, फिलोसफी, प्रेजेंस, लोकसभा 2019 में उनकी प्रेजेंटेशन, इन सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को हमने कंसोलिडेट किया और साथ ही साथ कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखा और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रोल भी हमने देखा कि उसका सरकार बनाने में कितना महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है। क्योंकि आज जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं वो विद द हेल्प ऑफ रीजनल पार्टीज या फिर स्टेट पार्टीज की सहायता से ही बन रही हैं। तो आई होप नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कंप्लीट एस्पेक्ट आप जान चुके होंगे। सो आई होप आपको आज के कंटेंट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारे एस्पेक्ट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। सो आई होप आपको सेशन पसंद भी आया होगा, और पसंद आया तो इसको डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर लविंग वन। और इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।